Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture 28 on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's lecture 28 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Last lecture में हमने क्या बात की थी? हमने पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस की बात की थी और चेंजेस अफेक्टिंग ऑप्टिमैलिटी की बात की थी और चेंजेस अफेक्टिंग फिजिबिलिटी की बात की थी. ठीक है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे. तो आज हमने क्या बात करनी है? आज भी हमने यही बात करनी है. ठीक है, तो इसलिए रीकैप में ऐसे ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. तो हमने आज भी इन्हीं टॉपिक्स को लेके दोबारा से चलना है. जहाँ मैंने प्रॉब्लम को छोड़ा था वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें जो चेंज हो रही हैं वो आपके ऑप्टिमैलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं. तो मैं दोबारा से इसको जल्दी थोड़ा रिवाइज़ करता हूँ. सबसे पहले मैंने क्या किया था, पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में क्या कह रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है जिसके ऊपर लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके ऊपर जो कॉन्स्ट्रेंट्स थी उसको वो सेटिस्फाई कर रहा था, आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया. सिंप्लेक्स मेथड आपने अप्लाई किया. ठीक है, जो बेसिक सिंप्लेक्स मेथड है फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं हम. तो लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है सारी की सारी, और ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये हमारे पास सिनारियो हो गया. अब दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं. कुछ चेंजेस हो सकती हैं जो फिजिबिलिटी को इफेक्ट करती हैं, कुछ चेंजेस हो सकती हैं जो ऑप्टिमैलिटी को इफेक्ट करती हैं. अच्छा, अब फिजिबिलिटी को इफेक्ट करने का मतलब ये है कि आप कॉन्स्टेंट्स में कोई चेंज कर रहे हैं. दूसरी आप ये है कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई चेंज कर रहे हैं. अच्छा, कॉन्स्टेंट में चेंज कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई चेंज करें तो आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. ये हमारा पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस है कि अगर आपने थोड़ी सी चेंज अगर आप कॉन्स्टेंट में करें, राइट हैंड साइड लेट्स से चेंज कर दें कॉन्स्टेंट की, तो आपको बताया था कैसे चेंज होगी राइट हैंड साइड, कि आप रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, वर्क फोर्स कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मशीनें एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं आप. तो कॉन्स्टेंट की राइट हैंड साइड आप चेंज कर दें या फिर आप कॉन्स्टेंट एक और ऐड कर दें या दो कॉन्स्टेंट्स ऐड कर दें. फिर उससे आपके जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है जो आपने अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड किया उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ये पहली बात. हम ये नहीं चाह रहे कि आपने थोड़ी सी चेंज की अपने मॉडल के अंदर और आपको दोबारा से पूरा का पूरा सिंप्लेक्स मेथड लगा के उसकी पूरी कंप्यूटेशंस करके तो सोल्यूशन फाइंड करना पड़े, बल्कि आप थोड़ी सी चेंज करें अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन में ही, तो आपके पास जो नया ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो आपकी उन चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास कंप्लीट हो जाए. तो आपको पता ही ना कि सिंप्लेक्स मेथड बहुत पावरफुल, बहुत ज़बरदस्त मेथड है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. अगर कॉन्स्टेंट ज़्यादा हो जाएं तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. तो मैंने आपको लास्ट टाइम शायद बताया था कि सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को आपके लिए सॉल्व करते हैं. और फिर हम जब किसी को रिकमेंड करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग और कॉन्स्टेंट्स के साथ लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम और सिंप्लेक्स मेथड किसी के लिए हम सॉल्व करके देते हैं, उनको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बताते हैं, तो यूजली हम उनको लेट्स से एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में देते हैं. उसमें रिक्वायरमेंट्स जो उनकी हैं वो चेंज भी हो सकती हैं, डे टू डे बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं. तो उनको हम एक सॉफ्टवेयर पे बना के देते हैं कि अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हो तो आप ऐसे करें, दूसरी रिक्वायरमेंट्स हो तो आप ऐसे करें. तो इस तरह से सिनारियो होता है बेसिकली. ठीक है, अब आप क्या करें कि अब ये कॉन्स्टेंट्स चेंज हो सकती हैं या फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपका रेवेन्यूज का फंक्शन है और आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं. अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स तो ऑफ कोर्स चेंज हो जाएंगे ना. इस केस में अगर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं तो फिर उससे आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. जो आपका एग्जिस्टिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो नए केस में वैलिड रहेगा या नहीं. अगर नहीं रहेगा तो फिर आप जो नया ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसको कैसे फाइंड करेंगे. आपको दोबारा नए सिरे से सारा सिंप्लेक्स मेथड करना पड़ेगा या कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास कुछ काम सेव हो जाएगा कि तो हम वो जो ऑप्टिमल टेबल हमने बनाया उसी में थोड़ी बहुत चेंज करेंगे और आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास अचीव हो जाएगा. ठीक, तो ये हमारे पास बेसिकली इसमें सिनारियो है. तो हमने इनको बारी बारी देखना है और फिर इनके ऊपर बात करनी है. फिजिबिलिटी को चेंजेस इफेक्ट करें, राइट हैंड साइड चेंज हो जाती है इनइक्वालिटीज की.
ठीक है, आपकी कॉन्स्टेंट्स की इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर आपके नए रिसोर्सेज आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो नई कॉन्स्टेंट आती है नई रिसोर्स के साथ। इसी तरह आपने ऑप्टिमैलिटी को इफेक्ट करने वाले चेंज मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो ऑब्जेक्टिव कॉस्ट चेंज हो सकती है, या आप नई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं, तो उनसे आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलें, अब ये मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रखा था। टॉयको एक कंपनी है जो असेंबल करती है ट्रेन, ट्रक्स और कार्स, और आप क्या करना है उसमें असेंबली टाइम जो है 3 मशीनें उनके पास, तीनों यूज़ होती हैं असेंबली के दौरान डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। एक मशीन को आप 4 आवर्स और 10 मिनट्स 7 आवर्स और 10 मिनट्स के लिए रन कर सकते हैं, दूसरे को 7 आवर्स 40 मिनट्स के लिए रन कर सकते हैं, और तीसरी मशीन को एग्जैक्टली 7 आवर्स के लिए रन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यूज जो मिलते हैं जितने में वो सेल करते हैं, $3 का आप सेल कर रहे हैं अपनी ट्रेन को, $2 की आपका ट्रक सेल हो रहा है, और $5 का आपकी जो कार है वो सेल हो रही है। ठीक है, तो अब आपने असेंबली टाइम भी गिवन है कि जो एक प्रोडक्ट है एक ट्रेन बनाने के लिए मशीन 1 का 1 मिनट यूज होगा, मशीन 2 के 3 मिनट्स यूज होंगे, और मशीन 3 का 1 मिनट यूज होगा। ठीक है, तो अब आप कैसे बनाएं, कैसे प्रोडक्ट्स बनाएं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाएं, ट्रेन कितनी बनाएं आप, जो आपके ट्रक्स हैं वो कितने बनाएं, और जो आपकी कार्स हैं वो कितनी बनाएं कि आपके रेवेन्यूज मैक्सिमाइज हो जाएं। तो ये असेंबली टाइम गिवन है, आपको पता है इसका हमने मॉडल बनाया था, तो ये मॉडल बना था, और उस मॉडल के साथ ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आया था। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है इसके लिए। तो अब इस ऑप्टिमल सोल्यूशन के साथ आप देखें इसमें कुछ चेंजेस करनी है मैंने, तो देखना है कि इस ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। अब ये मैंने पहली आपको एग्जांपल दी थी कि अब ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टेंट्स है, प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैंने ये एक नई कॉन्स्टेंट ऐड कर दी। इस नई कॉन्स्टेंट को ऐड करने से आपको पता चला था कि आपका सोल्यूशन ये x1 0 है, x2 100 है, और x3 जो है वो है 230। इसको इस इक्वेशन में हमने इस कांस्टेंट में पुट किया था ना, तो हमारा जो कांस्टेंट अभी भी सेटिस्फाई हो रही थी, तो जो आपका सोल्यूशन है वो अभी भी फिजिबल है और ऑप्टिमल है। तो हमने ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन ही फाइंड करना था। तो अगर एग्जिस्टिंग सोल्यूशन नई कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका जो एग्जिस्टिंग फिजिबल सोल्यूशन है वही वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो हमें और कोई इसमें चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें इसकी डिटेल में अब मजीद जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वही आपका ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा चलें इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब सेकंड सिनारियो ये है कि ये मैंने एक और कांस्टेंट इसमें ऐड की थी। आप कहते हैं कि एक नई मशीन लगाई है, उसमें सिनारियो ये है कि प्रोडक्ट 1 को बनाने के लिए वो 3 मिनट उसके चाहिए, प्रोडक्ट 2 को जो है बनाने के लिए वो 3 मिनट चाहिए, और प्रोडक्ट 3 के लिए 1 मिनट चाहिए। अब ये कांस्टेंट बन गई, 500 मिनट्स टोटल अवेलेबल है। अब इस कांस्टेंट को देखेंगे आप तो आपका अभी वाला जो सोल्यूशन है वो है x1 इक्वल टू 100, सॉरी आपका अभी वाला जो सोल्यूशन है वो आपके पास है, क्या सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन है ये 0 है ना। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं ये सोल्यूशन क्या आता है मेरे पास। x1 0 है, x2 आपके पास है 100, और x3 है आपके पास 230। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये मतलब आपके सामने है कि अगर इसको आप इस कांस्टेंट में पुट करेंगे, लास्ट टाइम हमने किया था, तो 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 230, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 230, ये हो जाएगा 530। तो ये डेफिनेटली इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई, बिगर वैल्यू आ गई 500 से। तो अब ये जो नई कांस्टेंट है ये इसको वो जो सोल्यूशन है आपका वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये सोल्यूशन अगर कांस्टेंट को सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो वो सोल्यूशन फिजिबल नहीं रहता। अगर सोल्यूशन फिजिबल नहीं है तो फिर ऑप्टिमल भी नहीं है। तो पहले सोल्यूशन फिजिबल बनता है फिर ऑप्टिमल बनता है। फिजिबल सोल्यूशन मतलब सारी कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करने वाला सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन आप फिजिबल बनाएंगे उसके बाद सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा। ठीक है, अच्छा अब ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो अब मैं क्या करूं, इस कांस्टेंट को अगर मैंने इक्वालिटी में लिखना है तो 3x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस x7
इज इक्वल टू 500। x6 तक मैंने पहले यूज कर लिए हुए हैं, आपको याद होगा लास्ट टाइम से कि x6 तक जो मैंने स्लैक वेरिएबल्स हैं वो यूज कर लिए। x7 मेरा इसके लिए स्लैक वेरिएबल है। अब होगा क्या कि अब ये जो x7 एक नया वेरिएबल है, इसका कॉलम आपने अपने टेबल में ऐड करना है, और जाहिर है ये स्लैक वेरिएबल है तो हम इनिशियली सारे स्लैक वेरिएबल्स को बेसिक वेरिएबल्स लेते हैं, तो इसको भी एज अ बेसिक वेरिएबल हमने लेना है और फिर देखना है इससे आगे हम कहाँ जा सकते हैं। अब ये आपके पास टेबल बनेगा। देखें ये x7 वाला कॉलम मैंने ऐड किया ना, तो आपको पता है z में भी कोई x7 नहीं होता, x2 वाली कॉन्स्टेंट में भी x7 नहीं होता, फर्स्ट कॉन्स्टेंट में, सेकंड में भी x7 नहीं होगा, थर्ड कॉन्स्टेंट में भी x7 नहीं होगा। तो जब फोर्थ कॉन्स्टेंट है उसके ये कोफिशिएंट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं और इसमें ज़ाहिर है x7 की वैल्यू 1 होगी। तो ये कॉलम लिखना बहुत आसान होता है हमेशा, हमने जस्ट ये देखना है कि वो जो स्लैक वेरिएबल है वो कौन सी कॉन्स्टेंट में, वहां 1 रखना है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये टेबल मेरे पास बन गया। इसमें आप ये देख लें कि x2, x3, x6 तो कंफर्म बेसिक वेरिएबल्स हैं, कंफर्म बेसिक वेरिएबल्स हैं, हमें पता है ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, अब ये चेंज नहीं होंगे, ये बेसिक वेरिएबल्स बन चुके हैं। अच्छा अब ये जो x7 है ये हमने बेसिक वेरिएबल्स में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये बेसिक वेरिएबल्स जरूरी नहीं है कि ये बेसिक वेरिएबल्स में हो सकता है ये बेसिक वेरिएबल्स में एंटर हो या लीव भी कर सकता है ना, तो ये एंटर हो सकता है बेसिक वेरिएबल्स में या लीव कर सकता है। ठीक है, अब अगर तो ये x2 और x3 और x6 कंफर्म बेसिक वेरिएबल्स है ना, तो इनके कॉलम्स में सिर्फ एक ही एंट्री 1 होती है जो पिवट एंट्री है। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये वाली पिवट एंट्री है, ये वाली पिवट एंट्री है और इस कॉलम में ये पिवट एंट्री है, और पिवट एंट्री के अलावा बाकी सब उस कॉलम में 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब है आपको ये भी 0 बनाना है और ये भी 0 बनाना है। ये आपका पहला इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 0 होने चाहिए ताकि आपका जो टेबल है जो आपने इसमें मॉडिफिकेशन किया उसमें ये x2 और x3 वाले जो कॉलम बेसिक वेरिएबल्स के हैं वो अभी भी बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम ही रहे। तो अब इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिनारियो, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। इस 3 को आपने 0 करना है, तो इस 3 को 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये है, इसको अगर मैं कहूँ कौन सी रो कहूँगा, 1 2 3 4 5th रो कह दें लेट्स से, R5 माइनस 3 टाइम्स R2, और इसी तरह इसमें से ही आप माइनस कर दें, माइनस ये भी कर दें साथ, माइनस R3 कर दें। तो इस तरह आप करेंगे ना, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और बाकी जो भी चेंजेस आ रही हैं वो भी जाहिर है फिर उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे ना। रो ऑपरेशन पूरी रो के ऊपर करते हैं, सिर्फ इन 2 एंट्रीज के ऊपर नहीं होगा। तो बाकी एंट्रीज जो भी आ जाएं, लेकिन ये दोनों डेफिनेटली 0 होने चाहिए। अगर ये दोनों 0 नहीं होंगे तो ये बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम नहीं रहेंगे। होपफुली आप यही मेथड हमेशा हमने यूज करना है और ये आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आई एम श्योर। तो अब ये आप अगर करेंगे ना तो इससे आपके पास जो टेबल बनेगा, सॉरी ये टेबल मैंने इसमें एक्सक्लूड कर दिया, तो ये इसको करें, अगर आप इसमें कैलकुलेशंस करें और फिर देखें ये टेबल क्या बन रहा है। ये रो चेंजेस आप इसमें नोट कर लें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 3 1 0 0 0 1, ये हो गया। अब 3 टाइम्स R2 इसमें से आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आप कर लेंगे माइनस 3/4। ठीक है, तो अगर आप 3 टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली -3 टाइम्स इसमें ऐड कर देते हैं ना, ताकि आसानी हो जाए। इसको +3/4 कर लें, ये फिर -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये 0, ये 100 है तो ये -300 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए ये हो गया, सॉरी 3 3 1 0 0 0 1 और फिर 500 है यहाँ पे, सॉरी। अच्छा अब इसको ये जो इसमें मॉडिफिकेशन आई है उसको कैसे हम टेकअप करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको देखें, अब यहाँ पे क्या था, 0, फर्स्ट एंट्री इसकी है 3/4, फिर -3 हो जाएगी, फिर 0 आएगा, फिर -3/2 होगा, फिर 3/4 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, चलिए ये 0 होगा, ये भी 0 होगा,
फिर ये 100 है तो ये -300 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें से -R3 भी करना ना, तो माइनस टाइम्स इसको भी कर देना, तो ये हो जाएगा -3/2 यहाँ पे आएगा, फिर 0 आएगा, फिर ऑफ कोर्स यहाँ -1 आ जाएगा, फिर यहाँ फिर 0 आ जाएगा, यहाँ -1/2 आ जाएगा, और यहाँ 0, यहाँ 0, 0, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ -230 आ जाएगा। चलें अब इसको करेंगे, आप इन सब को ऐड कर दें, इन सब को ऐड करेंगे ना, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा जो हम डिज़ायर कर रहे थे। अब यहाँ पे मैंने करना है 3 + 3/4 -3/2, तो ये बेसिकली हो जाएगा 4, और यहाँ पे आएगा आपका 12 + 3 और -6, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 6 + 3 9/4 आ रहा है, 9/4 ही आ रहा है ना, 12 - 6 is 6, 6 + 3 9/4, ये आपके पास 9/4 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे फिर 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास -3/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 -1/2, तो ये आ जाएगा बेसिकली 3 - 2/4, तो ये आ जाएगा 1/4, तो ये वाली एंट्री आ गई 1/4, ये 0 आ गई, ये 1 आ गई, और ये 500 में से आप -530 कर रहे हैं तो ये -30 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस टेबल को मैंने लिखना है दोबारा से, इस टेबल को आप लिखेंगे तो ये आपके पास टेबल बेसिकली आ जाएगा। अगर आप मुझे प्लीज़ अलाउ करें तो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। 9/4 0 0 -3/2 और 1/4 0 1 -30। ठीक है, ये x7 की अब ये वाली रो हो गई, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ये x7 हो गया। अच्छा अब ये x7 तो हो गया, लेकिन अब ये आपको पता है कि सब वेरिएबल्स की वैल्यू > 0 होती है ना, तो अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से सोल्यूशन रीड करेंगे तो ये -30 यहाँ सोल्यूशन आ रहा है, -30 सोल्यूशन आ रहा है ना, इसका मतलब है ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। अगर ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो फिर इस इनफिजिबल सोल्यूशंस की तो हम बात नहीं करते ना, तो अब इसको फिजिबल सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो अब ये टेबल मुझे लिखना है नेक्स्ट में, तो इस टेबल को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये हो जाएगा टेबल, जल्दी से लिखना है, थोड़ा टाइम सेव करना है हमने। यहाँ बेसिक वेरिएबल्स आ जाएंगे, बेसिक आप लिख लें सिर्फ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद मेरे पास होना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे रखा हुआ है x2 x3 z x2 x3 x6 x7 z x2 x3 x6 x7, और यहाँ कोफिशिएंट्स 4 0 0 1 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 और 1350, ये आ गया। ओके, इसके बाद क्या आएगा, -1/4 1 0 -1/4 1 0, ओके 1/2 -1/4 1/2 -1/4, और फिर उसके बाद आ जाएगा 0 0 100 0 0 100। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 3/2 0 1 0 3/2 0 1 0 1/2 1/2 0 0 230 0 0 230। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, 2 0 0 -2 1 1 2 0 0 -2 1 1 -2 1 1 0 20। ओके, इसके बाद क्या होगा, 3 3 आपके पास लास्ट वाली रो है 9/4 0 0 9/4 0 0 9/4 0 0 -3/2 1/4 -3/2 1/4 0 1 -30। ओके, अब ये आपके पास फिजिबल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि x7 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है।
अच्छा, अब आप इसको फिजिबल सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है x7 जो है ये बेसिक वेरिएबल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये तो लिविंग वेरिएबल है डेफिनेटली, ठीक है, ये लिविंग वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वाला वेरिएबल लिविंग है, x7 तो लीव कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपने वेरिएबल अब कौन सा इसमें एंटर करना है, लिविंग वेरिएबल ये है, तो एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा। अब इसमें ये x7 वाली जो रो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, z वाली रो इस स्टेज के ऊपर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो ये x7 वाली रो इंपॉर्टेंट है, तो अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए ना। अब इसको x7 वाली रो से देखें, ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए। ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं। तो इसमें एक कोफिशिएंट जो है ना नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपके पास कैंडिडेट होगा लिविंग वेरिएबल के लिए, एंटरिंग वेरिएबल के लिए, ठीक है। ये वाला एंटरिंग वेरिएबल के लिए मैक्सिमा का प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, ये एंटरिंग वेरिएबल होगा। जो इसमें वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी ना, वो इसमें से एंटरिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। अच्छा चलें, अब अगर ये वाला एंटरिंग वेरिएबल है और ये आपका x7 लिविंग वेरिएबल है, ओके, सो फिर ये वाला जो कॉलम है आपके पास, ये कॉलम पिवट कॉलम हो गया ना, ये वाला पिवट रो हो गई, और ये जो एंट्री सेंटर वाली है ये पिवट एंट्री हो गई। अब आपने क्या करना है, इस टेबल को अकॉर्डिंगली चेंज करना है कि ये जो पिवट एंट्री है ये 1 हो जाए, बाकी इस रो में सब 0 हो जाए, तो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा होपफुली। तो अगर वो फिजिबल सोल्यूशन है तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं, इसके ऊपर आपने अगर इवैल्यूएशन करें, यहाँ पे आप लिखें और इवैल्यूएट करके दोबारा फिर वैल्यूज लिखें। तो पहले मैं यहाँ पे ये x4 लिख देता हूँ, और इसकी रो क्या होगी, ये -3/2 है ना, तो ये इसको मैं 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा, -2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 होगा। तो इसको 1 करते हैं पहले, तो -2/3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 9/4 इंटू -2/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा ना, -3/2। ये यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे ये भी 0 रहेगा, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू -2/3 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 2, तो यहाँ हो जाएगा -1/6। ये वाला क्या आ जाएगा, ये -1/6 आ जाएगा, ठीक है। ये -1/6 आ गया, फिर ये 0 रहेगा और ये -2/3 रहेगा, और यहाँ पे इन द एंड क्या आ जाएगा, एंड में आपके पास आ जाएगा -2/3 इंटू -30, तो ये हो जाएगा 10 और +20 आ जाएगा, यहाँ +20 आ गया, ठीक है। तो x4 की जो वैल्यू है वो है +20, विच इज़ नाइस कि इन द एंड हमारे पास कुछ ऑप्टिमैलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बाकी वैल्यूज़ को हमने 0 करना है। अब ये वाली वैल्यू जो है ना थर्ड रो की, x3 की, यहाँ पे z होगा, ज़ाहिर है यहाँ पे x2 होगा, यहाँ पे x3 होगा, यहाँ पे x6 भी होगा ना। तो x3 वाली जो वैल्यू वो पहले ही 0 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3/2 0, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ 0 है, ये 1/2 है, और ये 0 है, ये 0 है, तो ये 230 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 है, और टॉप वाली जो z वाली रो है उसमें इन दोनों को बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगी ना, तो 4 माइनस ये वाली रो बेसिकली, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 4 + 3/2 पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 + 3/2, तो 11/2 यहाँ आ जाएगा z के लिए, 11/2। फिर नेक्स्ट में 0 आएगा, उससे अगला भी 0 आएगा, उससे आगे वाला भी 0 बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा क्या आएगा, 2 है यहाँ पे, तो 2 + 1/6 आ जाएगा, 2 + 1/6, तो ये 12 13/6 ही आ जाएगा यहाँ पे, 13/6। और यहाँ 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पे ये क्या था, -2/3 है, तो 0 - 2/3, ये 2/3 हो जाएगा पॉजिटिव का। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 1350
और माइनस इसमें से कर रहे हैं ना, तो माइनस आपके पास आ जाएगा -20, तो ये 1330 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी भी आप रोज को इवेल्युएट करें ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी दोनों, तो सोल्यूशन जो है आपका अभी भी जो फिजिबल सोल्यूशन रहेगा, और ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी होगा, क्योंकि जब आप इन एंड जेड की रो में देखेंगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं वो हैं x2, आपका x3 भी बेसिक है, x4 भी बेसिक हो गया है, और x6 भी बेसिक है, उन सब के नीचे 0 है, बाकी सब पॉजिटिव हैं, तो आपके पास ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो नया ऑप्टिमल सोल्यूशन जो आपके पास आया ना, नया ऑप्टिमल सोल्यूशन है आपके पास जो z है वो है 1330। तो इसका मतलब है ये जो चेंजेस आप कर रहे हैं ना, जो नई आपने कॉन्स्ट्रेंट ऐड की है, इससे आपके रेवेन्यूज कम हो गए, रेवेन्यूज कम हो के आपके पास $20 का आपको लॉस होगा रेवेन्यूज में, अगर आप ये डिज़ाइन चेंज करेंगे और प्रोडक्ट्स की जो तादाद है वो सारी कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती है और वही प्रोडक्ट तीनों बना रहे हैं, तो आपको अल्टीमेट रेवेन्यू में $20 का लॉस होगा, ठीक है। अब इसका मतलब है अब ये कोई पता नहीं डिजायरेबल ऑपरेशन तो नहीं है ना, आपको $20 का लॉस हो रहा है, आप डिज़ाइन भी चेंज कर रहे हैं, अपने टॉयज का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लॉस होगा इन द एंड आपके पास, तो फिर ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें। अब ये आप जरूर माइंड में रखिएगा कि अगर आप नई कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे ना, तो उससे आपका जो ऑप्टिमैलिटी है वो कभी इंप्रूव नहीं हो सकती, कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती अगर आप सिर्फ नई कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इंप्रूव हो सकती? देखें, आपका जो ओरिजिनल सोल्यूशन है अगर तो वो ही ऑप्टिमल है तो ठीक है, तो वो आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो वही रहेगा। अगर आपकी कॉन्स्टेंट को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो फिर इसका मतलब है जो नई वैल्यूज आएंगी वो उससे कम होंगी जो अभी की वैल्यूज हैं, तब वो आपकी कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट है तो उसको वायलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है वैल्यूज को कम करें आप, तो फिर आपकी कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर वैल्यूज को आप कम करेंगे तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही मतलब होगा कि आपके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे ना, प्रोडक्ट की तादाद कम होगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये जो कॉन्स्टेंट होती है, एडिशनल कॉन्स्टेंट्स कभी भी आपकी ऑप्टिमैलिटी को इम्प्रूव नहीं करते हैं, या तो ये ऑप्टिमल जो मैक्सिमम है उसको कम कर देते हैं, या फिर आपके मैक्सिमम वैल्यू को सेम रखते हैं अगर आप कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं अपने प्रॉब्लम के अंदर। तो ये आपके पास एक सिनारियो है कि आपके पास अगर प्रॉब्लम हो उसके अंदर आप एक और कॉन्स्टेंट ऐड करें तो उस केस में आपके पास क्या होगा। ये हमारे पास पहला सिनारियो था कि अगर कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं अपने प्रॉब्लम के अंदर तो उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारे पास सिचुएशन हो गई। अब हमने सिर्फ यही तो नहीं करना, कॉन्स्टेंट को हमने ऐड करना है उसमें, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे तब आपको पता चल गया कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉब्लम पहले से ही जो आपका सोल्यूशन है वो कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपका जो सोल्यूशन है वो कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में आपको रिवाइज्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। आपका सोल्यूशन फिजिबल नहीं रहेगा, तो आपने जो स्लैक वेरिएबल बेसिक वेरिएबल्स में इंक्लूड करेंगे उसको आपने एक्सक्लूड करना है, और आपने इंक्लूड वो करना है जो वो स्लैक वेरिएबल वाली रो में जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वो वाला वेरिएबल आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली इसमें सिनारियो है। अच्छा, अब इसके बाद और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि कॉन्स्टेंट की राइट हैंड साइड आप चेंज कर दें, कॉन्स्टेंट चेंज ना करें। कर सकते हैं ना आप, क्या करना है कि आप टॉय को, कंपनी है वो अपने ऑपरेशन को, असेंबली लाइन को एक्सपैंड करना चाहती है। एक्सपैंड किस तरह करना चाह रही है कि वो 40% जो उनकी डेली कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाए। अब मशीन जो चल रही है पहले आपको पता है कितने आवर्स के लिए चल रही थी, अब उन्होंने इंक्रीज कर दिया। पहले आपके पास कितने आवर्स के लिए चल रही थी मशीनें, आपको ये तो पता है ना। इनिशियली आप मशीन्स को रन कर रहे थे कितने टाइम के लिए, 430, 460, 420, 430, 460, 420, 430, 460, 420, इस टाइम के लिए आप इनिशियली मशीन को रन कर रहे थे। अच्छा, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब आप ये करना चाह रहे हैं कि अब अपनी मशीन्स को आप ज्यादा टाइम के लिए रन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो मैंने कैपेसिटी जो है ना ऑपरेशन की वो इंक्रीज कर दी है कि 430 आपके पास
430 से 602 मिनट्स आपके पास अवेलेबल है मशीन 1 के, और 460 से 644 मिनट्स अवेलेबल है मशीन 2 के, और 420 से 588 मिनट्स अवेलेबल हैं आपके पास मशीन 3 के। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर रहते हुए, इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए, अब आप बताएं कि अब कितने हम यूनिट्स बनाएं। ये अब टाइम ज़्यादा हो गया ना, टाइम ज़्यादा टाइम के लिए मशीनें रन होंगी तो यूनिट ज़्यादा बन सकते हैं। अब आप हमें बताएं कि अब हम कितने यूनिट्स बनाएंगे तो हमारे रेवेन्यूज मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये जो सिनारियो है, ये जो अभी मैंने बताया, ये आपकी टेबल की राइट हैंड साइड को जस्ट चेंज करता है, बाकी और किसी चीज़ को चेंज नहीं करता है। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप ये करना चाह रहे हैं कि अगर ये आपके टेबल की राइट हैंड साइड को सिर्फ चेंज करता है, तो अब आप ये कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड ही सिर्फ चेंज हो, बाकी सारे टेबल के अंदर हमें कोई भी और मैनिपुलेशन ना करनी पड़े, सिर्फ राइट हैंड साइड के ऊपर कोई हमारे पास ऐसा काम हो जो हम करें तो हमारे पास जो नया ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्यूशन से अचीव हो जाए। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें आपके पास राइट हैंड साइड पे आ रहे थे 430, 460, 420, अब आ रहे हैं 602, 644, 588। तो जो आपका बेसिक सोल्यूशन है, जो पुराना बेसिक सोल्यूशन है, उससे नया बेसिक सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि इनवर्स हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा। तो ये इनवर्स का पहला यूज है। इनवर्स आपका क्या था, इनवर्स आपको पता है कि अगर आपका ये बेसिक वेरिएबल्स हैं x2, x3 और x6, तो ये जो एंट्रीज, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको हम इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस केस में ये वाला मैट्रिक्स जो है ये इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये इनवर्स मैट्रिक्स है। अब इस इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम अपना जो सोल्यूशन है, जो अब नया सोल्यूशन है, जब हम राइट हैंड साइड सिर्फ चेंज करते हैं इनइक्वालिटीज को, उसको फाइंड कर सकते हैं। अब एक दफा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लिया, ये इनफ है। एक दफा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लेना इनफ है। बार बार ऑप्टिमल सोल्यूशन हम फाइंड नहीं करना चाह रहे। इसी ऑप्टिमल सोल्यूशन को यूज करते हुए हमने अब नया इसमें से सोल्यूशन निकाल रहे हैं, बेसिकली ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मेरे पास है बेसिकली मैट्रिक्स। इस इनवर्स मैट्रिक्स को मैंने लिखना है 1/2 - 1/4 0 है। मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स है 1/2 - 1/4 0 है, और शायद ये 0 है, 1/2 है और ये 0 था। ये ना 1/2 - 1/4 0, 0 1/2 0 और -2 1 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया -2 1 1। ये मेरे पास है इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स मेरे पास पता है नया बेसिक सोल्यूशन। बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं आपको पता है कि बेसिक वेरिएबल्स वही रहेंगे, x2 x3 x6 हैं शायद, x2 x3 x6। ठीक है, x2 x3 और x6 मेरे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं, नए बेसिक वेरिएबल्स। इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है 1/2 - 1/4 0, 0 1/2 0, -2 1 1 टाइम्स न्यू राइट हैंड साइड। जो नई राइट हैंड साइड आप बना रहे हैं, तो नई राइट हैंड साइड आप क्या बनाएंगे 602, 644, 588। अब ये मैं कर तो रहा हूं डायरेक्टली, लेकिन इसके बिहाइंड में जैसे बाकी सब मेथड्स के साथ है, इसके बिहाइंड भी मैथमेटिक्स की वर्किंग चल रही है। तो उस मैथमेटिक्स की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं खुद से नहीं कर रहा, ना हम कभी भी मैथमेटिक्स में चीजें खुद से करते हैं। इसके बिहाइंड जो मैथमेटिक्स चल रहा है वो हमें गारंटी करता है कि आप इस तरह करेंगे तो आपके पास जो नया बेसिक सोल्यूशन है वो अचीव हो जाएगा। इसके बिहाइंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की भी सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। आपने जब भी फाइंड करना है नया बेसिक सोल्यूशन, इस तरह हमेशा आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप इसको कर लें, ये क्या हो जाएगा 1/2 × 602 -1/4 × 644। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 644, और यहाँ पे आ जाएगा -2 × 602 +644 +588। ठीक है, ये आपके पास आ गया।
अब आप इसको करें, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 602 है तो ये हो जाएगा 301 हो जाएगा ना, 301 हो गया, ठीक है 301। 30 and 1, यस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 से आप अगर इसको करें तो ये हो जाएगा 1 एंड देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, 161 आ रहा है शायद, ठीक है ये आ रहा है -161, यहाँ से आ रहा है फिर से 161 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -2 × 602, तो ये क्या आ जाएगा 1204, क्या आ रहा है 1204 माइनस का, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली प्लस, इसमें करना है 4 सॉरी 12 2 1 3 1 और 1232 आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप करके ना नेक्स्ट पे मैं लिख देता हूँ x2 x3 और x6 की क्या वैल्यूज आ रही है, x2 x3 और x6 की मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। पहली वैल्यू आ रही है 301 - 161, ठीक है। तो ये आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर कैलकुलेटर के बगैर हमने करना है तो ये 0 आ रहा है, ये 4 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है आपके पास 140 आ रहा है ना, तो ये मेरे पास आ गया 140। और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा है मेरे पास 161 आ गया। और थर्ड क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है 1232 - 1204, 28 आ रहा है शायद, ये 28 आ रही है वैल्यू, ठीक है। ये तीनों बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। x2 140 है, x3 जो है 161 है और x6 28। इसका मतलब है जो बेसिक सोल्यूशन नया आया है वो है x1 = 0, x2 = 140, x3 = 161 और जो स्लैक है इसमें वो है x6 = 28। ये थर्ड जो मशीन है उसका स्लैक है। ओके, अब ये तीनों मेरे पास सिनारियो हैं। अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन क्या है जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, उस जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं वो फंक्शन था आपके पास, फंक्शन है 3x1 + 2x2 + 5x3, 325। ठीक है, ये z है ना, इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर तो ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, अब देखें इसके लिए क्या वैल्यूज आ रही हैं। इसके लिए वैल्यूज आ रही हैं, ये 0 हो जाएगा, +2 × 140 + 5 × 161। देखिए ज़रा ये क्या सोल्यूशन दे रहा है, ये आपको दे रहा है 280 यहाँ से देगा और प्लस 5 0 और 538, तो ये आपके पास आ जाएगा 1085 $1085। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप कर क्या रहे हैं, आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 40% से इंक्रीज़ किया। अच्छा, अब आपने 40% जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया और आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। सेंस नहीं बन रही ना इसकी, सेंस इसलिए नहीं बन रही कि हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक सिंपल है, 644 को 2 से डिवाइड किया तो ये हम 4 से नहीं डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 322 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 322 आएगा तो बस फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बाकी सब वैल्यूज़ ठीक हैं, सिर्फ यहाँ पे ये 322 हो जाएगा। ठीक है, तो x3 जो है वो आ जाएगा 322। अगर x3 322 आ जाता है तो यहाँ पे 322 आप रख दें। 322 आप रखेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू चेंज होगी तो फिर आपके पास एंड रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू चेंज होके ये क्या आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 322 और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 0 1
1610 आ रहा है। 1610 को आप करेंगे तो ये 1890 हो जाएगा। तो आपके जो अगर आप 40% से अपनी जो कैपेसिटी मशीन्स की इंक्रीज कर देते हैं ना, असेंबली लाइन के तीनों ऑपरेशन की कैपेसिटी 40% इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट जो है वो जो रेवेन्यू है वो $1890 हो जाएगा। और जितने आपको यूनिट्स बनाने चाहिए, X1 कोई भी नहीं बनाना चाहिए, X2 140 बनाना चाहिए और X3 जो है वो 322 बनाने चाहिए, और स्लैक जो है वो 28 मिनट्स है बेसिकली। तो ये आपके पास इसमें स्लैक जो आ रहा है वो 28 है। ये स्लैक को इंटरप्रेट करना हमें आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, एक कांस्टेंट में से स्लैक है ना, तो वो वैल्यूज मैं कांस्टेंट में पुट करूंगा ना, तो बाकी जो 28 मिनट्स बच जाएंगे अभी भी मशीन जो है मशीन 3 के, तो वो 28 मिनट यूज नहीं हो रहे अलग से। ठीक है, अच्छा चलें अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। ओके, ये मेरे पास दो सिनारियो हो गए। अब तीसरा सिनारियो, एक और इसके अलावा सिनारियो ये है कि आप क्या करते हैं, स्लैक कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशन 2 जो है वो ऑपरेशन 1 को आपने शिफ्ट करनी है। ठीक है, ये 20 जो है ये स्लैक कैपेसिटी है ऑपरेशन जो 2 में आ रही है, वो ऑपरेशन 2 में आ रही है। ये X6 किसकी कांस्टेंट है, किसका स्लैक वेरिएबल X6 स्लैक वेरिएबल है कांस्टेंट 3 का। तो कांस्टेंट ऑपरेशन 3 का है ये, सॉरी ये ऑपरेशन 3 है और इसका ऑपरेशन 1 पे मूव करना है। ये ऑपरेशन 2 में ये देखें ना, ऑपरेशन 3 की ये जो स्लैक वेरिएबल इसकी 20 पॉजिटिव 20 वैल्यू आ रही है। तो अब ये जो 20 है ना, इसको वो कहते हैं ऑपरेशन 1 के ऊपर आप मूव कर दें। ये जो 20 यहाँ पे आ रहा है ना, इसको अगर आप ऑपरेशन 1 के ऊपर मूव करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब ओरिजिनल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आपके लिए है 430, 460, 420। ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 430, 460, 420। अभी जो इसका स्लैक है ना 20, इसको आप ऑपरेशन 1 के ऊपर मूव कर दें। ऑपरेशन 1 के ऊपर मूव करेंगे तो ये 450 हो जाएगा, ये 460 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये वाले टाइम्स हों तो इन टाइम के लिए आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये आपके पास ये ऑप्टिमल सोल्यूशन था ना, इसमें मैंने आपको ये दिखाया कि ये 20 स्लैक आ रहा है। तो अगर इस तरह का सिनारियो बने तो इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन में कैसे चेंज करेंगे आप। अब आपने इसके और नए बेसिक वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ आपने, सिंपल। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, न्यू बेसिक वेरिएबल्स, न्यू बेसिक सोल्यूशन, वही सोल्यूशन है ना X2, X3 और X6, ये इक्वल टू होगा इनवर्स टाइम्स, इनवर्स आपको पता है क्या है, इनवर्स अभी तो लिखा था हमने, इनवर्स है हमारे पास 1/2 माइनस 1/4 0, 1/2 माइनस 1/4 0, 0 1/2 0, और फिर इसके बाद फाइनली लास्ट रो में है -2 1 1। ठीक है, -2 1 1, ये आपने कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप ये जो नई आपकी कैपेसिटी है 450, 460, 400। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ अगर आंसर लिखना चाहें आप लोग तो आंसर लिखेंगे आप 450 डिवाइडेड बाई 2 बेसिकली हो जाएगा क्या, 225 हो जाएगा, 225 माइनस 460 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 115 हो जाएगा, ये -115। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 230 आ जाएगा। ठीक है, ये 230 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -2 इंटू 450, तो ये आ जाएगा 900, -900। और फिर इसके बाद क्या आ रहा है, प्लस 460 आ रहा है, प्लस 400 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो अब इसको आप करेंगे ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, ये 110 आ रही है ना, ये 110 आ रही है, 230 आ रही है, और इसको देखें ज़रा, ये 860 है, -900 है, 860 माइनस 900 आप करेंगे तो इससे आपके पास मिलेगा -40।
अब आप ये देखेंगे x6 जो है उसका स्लैक हो गया -40। ओके, अब मतलब ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं रहा ना, x6 जो है वो बेसिक वेरिएबल है और बेसिक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। अब इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब है ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। अब अगर ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो अब इसको फिर फिजिबल सोल्यूशन बनाना पड़ेगा ना। अगर ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो फिर जाहिर है फिर ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं है, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो फिर सारे क्राइटेरिया हमारे वायलेट हो गए। तो अब इसको फिर दोबारा से ऑप्टिमल सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन इसको बनाने के लिए इसको लिखें दोबारा से, ये वैल्यूज जो भी मैंने लिखी हैं इसको उसमें इंक्लूड करें। तो फिर x6 जो है उसको आपने बेसिक वेरिएबल्स में से हटाना है अगर आपने ये नई वैल्यूज उसमें इंक्लूड करनी है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हटाने के लिए हमने इसको रिकैलकुलेट करना है ऑप्टिमल सोल्यूशन को। दोबारा से सिंप्लेक्स टेबल पूरा नहीं कैलकुलेट करना, लेकिन एक कैलकुलेशन हमने दोबारा करनी है। ओके, चलें इसका ऑप्टिमल टेबल लिखते हैं, फिर इसमें ये वैल्यू इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये आपके पास इसका ऑप्टिमल टेबल है, ठीक है, ये अभी आपने बनाया था ना। इसका टेबल क्या था, इसका टेबल आ रहा है आपके पास, ये ऑप्टिमल टेबल है ना। तो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है, और राइट हैंड साइड जाहिर है। और फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपके बेसिक वेरिएबल्स x2, x3 और x6, ठीक है। और z भी लिखना है, z अगर आप टॉप पे लिखना चाह रहे हैं टॉप पे लिख लें, जो कंसिस्टेंसी के साथ नोटेशन यूज़ कर रहे हैं इस केस में वही हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो वही नोटेशन दोबारा यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे z टॉप पे लिखूँगा, फिर यहाँ पे x2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे x3 लिख लेता हूँ और यहाँ पे x6, ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये तो इसमें तो कोई चेंज अभी तक नहीं आई ना। राइट हैंड साइड इसको 1350 लिख लें लेट्स से, क्योंकि अभी फिजिबल सोल्यूशन ही नहीं आया ना, तो हमें क्या बता के राइट हैंड साइड क्या आएगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा 110, ये आएगा 230 और ये हो जाएगा -40, ठीक है। अब इसकी लास्ट रो भी लिख लें दोबारा, लास्ट रो आप लिखेंगे तो लास्ट रो है 200 -211, 200 -211। ओके, इसका मतलब है ये सोल्यूशन फिजिबल नहीं है, ये सोल्यूशन फिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है x6 बेसिक वेरिएबल नहीं हो सकता। x6 को आपने बेसिक वेरिएबल्स में से निकालना है। तो अगर आप x6 को बेसिक वेरिएबल्स में से निकालना चाह रहे हैं तो आपको इंक्लूड कौन सा करना है, एक अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो दूसरा एक और इंक्लूड भी करना पड़ेगा ना। तो जिस तरह अभी मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी आपको कि जहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे थे और आपके पास फिजिबल सोल्यूशन नहीं आ रहा था, तो इस x6 वाली रो जो आपने एक्सक्लूड करना है उसमें से आपने देखना है नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। जो नेगेटिव वैल्यू है उसको आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये वाला आपकी पिवट रो है, ये वाला पिवट कॉलम है, ठीक है, ये वाला पिवट कॉलम है, ये x4 एंटर होगा और ये लीव करेगा, और इसके बाद बाकी कैलकुलेशंस आपने करनी है। बाकी कैलकुलेशंस आप करेंगे तो आपको आपके पास ये आ जाएगा। सबसे पहले आप इसको करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। तो इस पर्टिकुलर कॉलम जो x4 का कॉलम है, x4 के कॉलम में आपको जीरोस बनाने हैं जाहिर है, और फिर इसको 1 बनाना है -2 को। तो इसको करने के बाद जो आपके पास टेबल आएगा वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ बेसिक आएंगे जाहिर है, फिर यहाँ आ जाएगा x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड आ जाएगी, और फिर यहाँ पे टॉप पे z है, फिर क्या हो जाएगा, अब x2 है, x3 है और x4 है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने x4 वाली रो पहले लिख लेनी है। x4 वाली रो को आप 2 से डिवाइड कर दें, -2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा, पहली वाली एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 0 0 1, ये हो जाएगी -1 0 0 1, और इसके बाद क्या आएगा, -1/2 -1/2, ये हो जाएगा -1/2, ये -1/2 हो जाएगा,
और ये 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब बाकी को भी कैलकुलेट करना है। बाकियों को कैलकुलेट करें ज़रा। बाकियों को कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो Z वाली रो अगर मैं पहले कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे इस टेबल से मुझे देखना पड़ेगा। तो X4 वाली रो है तो X3 वाली रो में कोई चेंज नहीं आएगी। Z वाली रो मैंने कैलकुलेट करनी है ना, तो Z की रो को कैलकुलेट करने के लिए मुझे जस्ट ये करना है कि इस रो में से ये वाली रो सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो ये रो है 400120 400120 1350 400120 और 1350, ठीक है। यहाँ इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपने ज़ीरो बनाना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये -1 है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये 1 है, ये -1/2 है, ये भी -1/2 है, और इसके नीचे आपने 20 लिखना है और फिर इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये वाला जो है ये ऐड हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5000, ये 2 + 1/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, 0 + 1/2 1/2 हो जाएगा, और 1350 - 20 1330 हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे 1330 आ गया, और ये आ जाएगा 5000 5/2 और 1/2, ठीक है। बाकी अगर दोनों आप कैलकुलेट करना चाहें रोज तो वो भी कर लें। एक तो आप एज इट इज लिख लेंगे ना, X3 वाली 3/2 0 1 0 3/2 0 1 0, और क्या आएगा 3/2 0 1 0 1/2 0 230 1/2 0 230 1/2 0 230। ओके, अब X2 वाली रो सिर्फ रह गई। X2 वाली रो को लिख लें, वो है -1/4 1 0 1/2 -1/4 1 0 1/2। इसके बाद क्या है 1 0 1/2 -1/4 0 100 -1/4 0 100, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने ये 4th एंट्री जो है इसको ज़ीरो बनाना ना। इसको ज़ीरो बनाने के लिए आप इसको जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ठीक है। -1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। इसको -1/2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये हो जाएगा बेसिकली ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये -1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा। अब इनको ऐड करना है, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे ना, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/4। इससे क्या आएगा, इससे आपके पास आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 1, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दें -1/2 1 0 0 0 1/4 90। ओके, सो ये हो गया आपके पास एक छोटी सी बात इसमें ये नहीं, ठीक नहीं है। और ये भी आपको पता है ना ये क्या है, तो ये आई एम श्योर आपने पहले नोटिस कर लिया होगा। ये 1/4 आ रहा है, और ये देखें ये 110 है ना, और ये फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें, अगर ये हो जाएगा हमारे पास तो यहाँ पे भी बस ये चेंज कर दें, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, बस कंप्लीट हो गया। ये क्या है, ये 1/4 है, और ये फाइनली 100, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब देखें इस वैल्यू में और लास्ट वैल्यू में क्या फ़र्क है। X2 की वैल्यू वहाँ पे क्या आ रही थी, जो ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्यूशन था, ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्यूशन में X2 की वैल्यू 100 थी, X3 की 230 है, तो यहाँ पे भी 230 है। दोनों सोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये हुआ है कि जो पहले स्लैक X6 ऑपरेशन 3 में था, अब वही स्लैक आपका जो ऑपरेशन 1 में आ गया, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आपने ये जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है स्लैक को ट्रांसफ़र करने की,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो भी वही रहेगा। एग्जैक्टली यहाँ 1350 आता है, तो आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली वही रहता है, लेकिन आपके पास जो मतलब आपकी कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए आपने जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन अपना बनाना है उसको अकॉर्डिंगली देखना है कि आपकी जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई फर्क भी पड़ रहा है या नहीं। अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो फिर फायदा क्या है ऐसी स्ट्रेटजी बनाने का ना। तो फिर हमने स्ट्रेटजी को फिर मॉडिफाई कर लेना। तो जो भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई करें, जो भी चीज नई आप करें, उसमें आप ये देखना है कि आपको कोई एडवांटेज हो रहा है। अगर तो कोई एडवांटेज हो रहा है तो ठीक है, फिर आप समझ आती है बात। अगर तो कोई एडवांटेज नहीं हो रहा है तो फिर आप उस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आप बेसिकली बता देंगे कंपनी को कि ये जो काम आप करना चाह रहे हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं है, आप बेहतर ये वाला काम ना करें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक और सिनारियो था, इसमें हम क्या कर रहे थे, ये दोबारा से आप देख लें कि हमारे पास एक ऑपरेशन की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे की डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम राइट हैंड साइड बेसिकली चेंज कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास पहले सबसे मैंने कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज की, कॉन्स्टेंट अगर चेंज हो जाए फिर क्या होगा। अब सेकंड में मैं ये कर रहा हूं कि कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनकी राइट हैंड साइड चेंज हो जाए, मतलब कॉन्स्टेंट एक और ऐड कर दें, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट ज्यादा कर दें, और या फिर अभी मैं ये कर रहा हूं कि कॉन्स्टेंट वही है लेकिन उनकी राइट हैंड साइड चेंज हो जाती है, मतलब आपके पास जो टोटल रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से पूरा सिंप्लेक्स मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसी सिंप्लेक्स मेथड में कुछ चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके अपना जो ओरिजिनल जो नया प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये कि ये आपके पास बहुत बहुत काम की चीज है। आपको मतलब जब भी आपने एक दफा एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद अंदर जो भी आप चेंजेस करते रहते हैं, माइनर चेंजेस करते रहते हैं, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आप उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में और आपको बहुत जल्दी दोबारा नया ऑप्टिमल सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो इसलिए इतना कोई इशू नहीं है। अगर आप चेंजेस कर रहे हैं अपने सिस्टम में कर लें, लेकिन माइनर चेंजेस कर सकते हैं। तो माइनर चेंजेस अगर आप अपने सिस्टम में डे टू डे बेसिस की रनिंग की जो चेंजेस हैं वो करते रहें, तो आपके जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है ऑप्टिमल सोल्यूशन, वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। सिंप्लेक्स मेथड पूरा दोबारा से नहीं लगाना पड़ेगा, पूरा मॉडल दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि उसी में थोड़ी सी आप वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ ये आप लगाएंगे तो आपका सोल्यूशन फिर से ऑप्टिमल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2-3 सिनारियोज और हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको डिस्कस करेंगे, और मे बी ये जो अभी पीछे सिनारियोज हमने कर लिए हैं इनकी एक आध एग्जाम्पल भी और करेंगे, और फिर देखेंगे कि हम यहाँ से आगे कैसे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आज के लेक्चर स्टॉप करता हूँ, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ और फिर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज़ें दोबारा चलेंगी और कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने वही पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस को आगे कंटिन्यू किया। हमने देखा है पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस होता क्या है, और पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस में 2 बेसिकली हमने चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व कर ली। एक तो अगर आप कॉन्स्टेंट ऐड करें अपने सिस्टम के अंदर तो क्या होगा, आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने पहली चीज डिस्कस की है कि अगर आप कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं तो आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पहली बात हमने कर ली। दूसरी बात हमने ये की है कि अगर आपने कॉन्स्टेंट जो है वो ऐड नहीं की, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टेंट्स हैं उसके राइट हैंड साइड चेंज कर दी, वो जो राइट हैंड साइड के ऊपर नंबर अपीयर हो रहे हैं वो आपने चेंज कर दिए, मतलब आपने रिसोर्सेज जो चेंज कर दिए, रिसोर्सेज आप में ऐड हो गए हैं, नए रिसोर्सेज जो है वो कुछ कम हो गए हैं। दोनों केसेस में कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं रिसोर्सेज और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं रिसोर्सेज। तो अगर आप रिसोर्सेज को ऐड कर रहे हैं, लेट्स से रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हैं, और आपने जो नई राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो आप उसको जो आपके जो नए रिसोर्सेज हैं उनको आप इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको नई जो ऑप्टिमल वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आपको ऑप्टिमल वेरिएबल की वैल्यूज तो मिल गई, लेकिन जो आपकी रिजल्टिंग वैल्यूज हैं अगर वो आपका फिजिबल सोल्यूशन है तो सब ठीक है। अगर आपका वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो आपको दोबारा फिजिबल सोल्यूशन उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले कांस्टेंट ऐड करने के केस में सोल्यूशन को दोबारा फिजिबल किया था, कि वो जो वेरिएबल फिजिबल सोल्यूशन नहीं दे रहा
उसको आपने बेसिक वेरिएबल्स में से एक्सक्लूड कर देना है और एक वेरिएबल आप बेसिक वेरिएबल्स में ऐड कर देंगे। कौन सा ऐड करेंगे? आपने वो जो रो है जो आपको बेसिक वेरिएबल अब नहीं दे रही, उसमें देखना है कि एंट्री नेगेटिव कौन सी है। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम हम कर रहे हैं तो उसमें एंट्री नेगेटिव कौन सी है, उस नेगेटिव एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसको इंक्लूड कर दें, इसको एक्सक्लूड कर दें। कैलकुलेशंस करेंगे, आपके पास यूजुअली आपका जो सोल्यूशन है फिजिबल हो जाएगा। अगर सोल्यूशन फिजिबल है तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली हमने आज इसमें काम किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मजीद देखेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करेंगे तो फिर उससे क्या इफेक्ट करेगा आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन पे। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। कैलकुलेशंस में ही होता है बेसिकली, मे बी आप कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दें तो कैलकुलेशन आप कोई इशू कर सकते हैं। इसके अलावा और इसमें टेक्निकल इशू ऐसा कोई नहीं है। तो आई एम श्योर आपके लिए क्लियर होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, और इंशाल्लाह इसको दोबारा टेकअप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।